सो वेलकम एवरीवन टू टुडेज सेशन। आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग आज और आगे ले जाने वाले हैं हमारे कॉस्टिंग की जर्नी को, मार्जिनल कॉस्टिंग की जर्नी को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसा आगे बढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। देखो, हम लोग यहाँ जितना हो सके मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जहां जहां पॉसिबल हो पाए वहां वहां हम लोग क्लास की शुरुआत करें विथ प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यहां एक तीर से हम दो शिकार करेंगे। एक तीर से दो शिकार का मतलब क्या हुआ? एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया हम लोगों ने उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं यहां पे कवर करूंगा। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस सेशन का एक रिवीजन हो जाएगा, एक वार्म अप हो जाएगा और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो ये इंटेंशन से लेट्स लुक एट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। तो सब लोगों को यहां पे जवाब देना है। ओके, लेट्स गो फॉर इट देन। तो सबसे पहला एमसीक्यू कुछ ऐसा है, पीवीआर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। लेट्स सी, is it contribution upon sales into 100, is it variable cost upon sales into 100, is it fixed cost upon sales into 100 ki none of the above? ऑप्शन माइक ऑन करो, बताओ मुझे। ऑप्शन ए, ओके। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सबको जवाब देना है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, देयर आर जस्ट टू टाइप्स ऑफ रेशियोज, एक वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो और दूसरा कंट्रीब्यूशन का रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन का रेशियो टू सेल्स इज व्हाट वी कॉल एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर। सो पीवीआर इज इंडीड कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, सो दैट्स करेक्ट आंसर। अब बताइए मुझे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू, नॉट वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू variable cost upon sales into 100. Is it? Well, absolutely correct. It's variable cost upon sales into 100. Oh, मैंने ऑप्शंस दिखाई नहीं था आपको। सिर्फ मैंने आपको रेशियो ही पूछ लिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सो सिंपल, ऑप्शन बी, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। दैट्स द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कल मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। लेट्स सी नाउ, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट, हाउ विल आई कैलकुलेट? आपके ऑप्शंस ये रहे, variable cost divided by contribution per unit, total cost divided by contribution per unit, fixed cost divided by contribution per unit, ki none of the above? C, fixed cost divided by contribution per unit. Okay, is it? बिल्कुल सही जवाब, yes sir, absolutely सही जवाब। Correct answer is fixed cost divided by contribution per unit. That's the BP. Absolutely correct. Next one, sales is equal to, options are, कुछ पढ़ा था शायद इसके बारे में हम लोगों ने कल। लेट्स सी, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर या कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर, ओके, चलो ठीक है। लेट्स सी,
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। एक मिनट, पीवीआर कैसे निकालते हैं हम लोग? पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? इट्स कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, है ना? तो कल कुछ हम लोगों ने देखा था शायद से, है ना? पीवीआर इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, देन सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर. सो ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. एक मिनट, लेकिन कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कुछ याद है? कल हम लोगों ने दो टी अकाउंट बनाए थे, उसमें पहला टी जो था उसमें क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. कुछ याद आ रहा है? तो उसमें मैंने आपको एक एक चीजें पूछे थे. कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंडीड इज इक्वल टू सेल्स. सर तो बी भी तो सही जवाब है सर, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा. अरे भाई सी सही है क्या? लेकिन जरा देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. एक मिनट, जरा वो सेकंड वाला टी अकाउंट को रिकलेक्ट करने की कोशिश करो. सेकंड वाले टी अकाउंट में प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या बताता है हमें? कंट्रीब्यूशन, है ना? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. सो जब वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो लिखा है ना, वो ऐड करके आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन. और उस कंट्रीब्यूशन में अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दिया, क्या मिला? सेल्स. सो सर करेक्ट आंसर एक्चुअली हियर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे सेल्स कैलकुलेट करने के तरीके थे. ठीक है? यस. चलो आराम से आगे देखते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. अच्छा पक्का? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, श्योर? लॉक कर दिया जाए? ओके भाई जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए. लेट्स सी. बिल्कुल सही जवाब. आप जीत गए पूरे 1 मार्क. ओके चलो ये भी आ गया. नेक्स्ट वन. फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, फिक्स्ड कॉस्ट. ओ ऑप्शंस तो दिखाई नहीं मैंने. ओ सॉरी सॉरी सॉरी. यस. कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. अच्छा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, श्योर? यस सर, इट इज कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. बिल्कुल सही. अगला. If variable cost is 36 lakhs, which is 60% of sales, then sales will be your options. अच्छा, ऐसा भी कुछ हम लोगों ने कल देखा था. ऑप्शन ए 60 lakhs. 60 lakhs, श्योर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. सो 36 lakhs डिवाइडेड बाय 60% या 0.6. आंसर इज 60 lakhs. एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. अगला. If contribution is 20 lakhs, variable cost ratio is 80%. अब आपको सेल्स कैलकुलेट करना है. ओ मैंने ऑप्शंस नहीं दिखाया, सॉरी. ऑप्शन सी 1 CR. ओके लेट्स सी. देखो सर,
आपको जब वीसीआर दिया है 80%, तो इसी से मुझे पीवीआर पता चल जाएगा. इफ वीसीआर इज 80%, पीवीआर हैज टू बी 20% बैलेंस, है ना. तो अगर पीवीआर इज 20%, कंट्रीब्यूशन इज 20 lakhs, तो मुझे सेल्स मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? सो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर. कुछ याद आ रहा है? सो द कंट्रीब्यूशन इज 20 lakhs डिवाइडेड बाय पीवीआर इज 20%. सो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 20% या 20 lakhs डिवाइडेड बाय 0.2. ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा. आंसर इज 1 CR. करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वन. If sales is 50 lakhs, PVR is 25%, and fixed cost is 10 lakhs, then profit will be options. Option A. Okay. ये सारे वही चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कल क्लास में डिस्कस किए हुए हैं. उन्हीं से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस आपके सामने आ रहे हैं. ओके, चलो देखते हैं. सो सेल्स दिया हुआ है 50 lakhs, पीवीआर इज 25%. सेल्स और पीवीआर की मदद से मुझे क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा. पीवीआर यानी कंट्रीब्यूशन का रेशियो. सो कंट्रीब्यूशन का रेशियो इज 25%, यानी कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ सेल्स. तो सेल्स है 50 लाख, 50 लाख का 25% मुझे निकालना है. निकालो जरा कितना आ रहा है. 25% ऑफ 50 लाख कितना आ रहा है? 12,50,000. राइट. सो 12,50,000 इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन. अब उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से मुझे फिक्स कॉस्ट माइनस करना है 10 लाख. तो प्रॉफिट कितना बचा? इट इज 2,50,000. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन, ऐसा मिलता जुलता नहीं लेकिन कल जो डिस्कस किया हुआ था वैसा वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. सर मुझे प्रॉफिट कमाना है 10 लाख और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 75%. सेल्स कैलकुलेट करना है जो मुझे इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कमाना पड़ेगा, और अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 lakhs. योर ऑप्शंस. अगर फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 75%, दैट इज गिवन टू यू, और द प्रॉफिट दैट आई वांट टू, दैट आई विश टू अर्न इज 10 lakhs. अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 60 lakhs. ओके, ऑप्शन ए 60 lakhs. श्योर. चलो, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75%, तो इससे मुझे पता चल गया पीवीआर हैज टू बी 25%. राइट. अब मुझे प्रॉफिट तो 10 लाख कमाना है, लेकिन प्रॉफिट से पहले फिक्स कॉस्ट कमाना पड़ेगा सर 5 लाख. यानी मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट 10 lakhs प्लस 5 lakhs. द कंट्रीब्यूशन शुड बी 15 lakhs. अब वही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर विच इज 25% will give me the sales. So 15 lakhs divided by 25% या 0.25, इससे मुझे सेल्स मिल जाएगा. करेक्ट आंसर इज इंडीड 60 lakhs. ठीक है, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड. नाउ लेट्स कम टू इजी लेकिन एक ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन एक मैंने यहां पे लिया हुआ है जिसमें अननेसेसरीली हमारा दिमाग हमें कंफ्यूज करता है. ये है इजी, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग कंफ्यूज कर देता है हमें. ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हो कि आंसर दे देते हो. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000, लॉस इज 400, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 4. ये रहे आपके ऑप्शंस. आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है.
ऑप्शन सी 1600. ओके, चलो ठीक है. नाउ दिस काइंड ऑफ कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन आता है इसमें बिकॉज ऑफ दैट टर्म लॉस, है ना. वो लॉस थोड़ा कंफ्यूज कर देता है हमें. अरे सर ये क्या होगा, वो 2000 से 400 ज्यादा होगा कि कम होगा कि क्या होगा. ऊपर से वहां पे वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी देके रखा हुआ है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज 1600. सर कैसे आया सर, ये 1600 आया कैसे? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सर कैन आई से, वो जो सेकंड वाला टी अकाउंट मैंने बनाया था उसमें हमें ये पता है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट बचता है. लेकिन प्रॉफिट तभी बचेगा ना जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, है ना. सर यहां प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, यहां उल्टा लॉस आ रहा है ना. लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. सर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट मुझे दिया हुआ है 2000. सर लॉस कितना दिया हुआ है 400. सो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? यू हैव टू डिटेल्स हियर. सर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? द बैलेंसिंग फिगर इज 1600. सो वेन एवर वी गेट कंफ्यूज, जब भी ऐसा दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जस्ट मेक दिस टी एंड राइट डाउन वॉट एवर इज गिवन टू यू. ऑटोमेटिकली यू विल रीच आउट टू द आंसर. ठीक है, गॉट इट. चलो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट इज द वार्म अप एमसीक्यूज. ओके, ऐसा कोशिश करेंगे हर सेशन से पहले हम लोग इस तरह से देखें. कल हम लोगों ने यही सब बातें डिस्कस किए थे. रिवीजन हुआ एक बार क्विकली. हम्म. ओके, तो आज आगे तो अभी बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एमसीक्यू तो देख लिए, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. दिस क्वेश्चन इज नॉट टेकन फ्रॉम मॉड्यूल, नॉट टेकन फ्रॉम एनीवेयर एल्स. दिस इज जस्ट फ्रेम बाय मी. मैंने ही फ्रेम किया है. एंड अगेन दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन कम प्रैक्टिस ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्न यस्टरडे. क्योंकि कोई भी चीज एक झटके में दिमाग में नहीं बैठता, थोड़ा वक्त लगता है ना. मैं एक और बात आपको बता दूं कि देखो, मॉड्यूल में अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग ओपन करके देखोगे तो मॉड्यूल में जो फ्लो फॉलो किया गया है वो फ्लो को मैंने थोड़ा चेंज किया है. मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि शुरुआत में इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग इसको डिस्कस किया हुआ है. आई पर्सनली बिलीव कि मैं एकदम से शुरुआत में अगर उसके बारे में बता दूं तो हो सकता है कि वो हमने समझने में या डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत जाए. सो दैट इज द रीजन मैंने कुछ चीजों को पेंडिंग रखा हुआ है और मैंने सीधा शुरू वो एरिया से किया जो हम लोग अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएंगे. तो पहले वो पढ़ते हैं, देन ग्रेजुअली वी विल कम बैक टू द एरियाज. ठीक है. ओके, तो चलो भाई, तो मैं अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं. ठीक है, ये क्वेश्चन को सबको अपनी तरफ से ट्राई करना है. लेट्स गो फॉर इट. देखिए सर, हम एक प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं. इस प्रोडक्ट का मैंने सेलिंग प्राइस आपको दिया है 4000 प्रति यूनिट. पर यूनिट इज 4000. वेरिएबल कॉस्ट इज 1600 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 2,50,000 पर मंथ. ओके, आपको सबसे पहले एक एक करके कैलकुलेट करो. सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वीसीआर एंड व्हाट इज द पीवीआर. ठीक है, सबसे पहले ये दोनों कैलकुलेट करके मुझे बताओ. कैन आई से वीसीआर एंड पीवीआर में बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉट एवर बी द यूनिट्स दैट वी सेल, है ना. VCR is 60% and PVR is 40%, correct? Sixty and 40. So VCR is 60. No. VCR is 40 and PVR is 60. Sure. VCR is 60 and PVR is 40.
फाइनल आंसर 40-60. Okay, that's absolutely correct. VCR is 40%, PVR is 60%. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इस तरह से फ्रेम इसलिए किया क्योंकि क्या हो जाता है कि दिमाग हमें अक्सर धोखा देते रहता है, अक्सर हमें डाइवर्ट कर देता है. अब हमारा दिमाग ना पहले से ये बताए रखता है कि नहीं यार, प्रॉफिट का रेशियो हैज टू बी लेस एंड कॉस्ट का रेशियो हैज टू बी मोर. कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ऐसे डाइवर्ट करते रहता है एंड हेंस वी मेक अ मिस्टेक हियर. ठीक है, इन दिस केस द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज लेस एंड द पीवीआर इज मोर. ओके, चलो ठीक है. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज वी वांट द ब्रेक इवन पॉइंट. सर, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कितना सेल मिनिमम करना ही पड़ेगा. लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? फॉर अ ईयर आपको ब्रेक इवन पॉइंट 1 महीने का या 2 महीने का नहीं निकालना है, पूरे साल भर का निकालना है. ओके, अब मैं यहां रुक जा रहा हूं. मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया कि मुझे साल भर का कैलकुलेट करना है. मैं चाहूं तो अभी के अभी आपको बता दूं कि क्या करना है, लेकिन मैं इसकी जगह चाहता हूं कि पहले आप लोग एक बार अपनी तरफ से आगे बढ़ो. मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का दिमाग इतना शार्प है कि वो लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर ले रहे हैं और उनको पता है कि क्या करना है. ठीक है, मैं बताऊंगा यहां पे आंसर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मैं थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेट करने देना चाहता हूं. ऑल ऑफ यू प्लीज गो अहेड. ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना मैंने हाईलाइट करके रखा है फॉर अ ईयर. बीपी इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? 30 lakhs. ओके, दैट्स वन आंसर. So you're telling me about the break even point, ना? 30 lakhs is a break even point. मतलब इतने रुपए का, इतने यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे. बीपी इन यूनिट्स, 30 लाख यूनिट बेचने पे वी विल ब्रेक इवन, ऐसा कह रहे हो आप? थिंक थिंक थिंक, सोचो. मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ लॉजिकल टॉपिक, तो जितना सोचोगे उतना फायदा होगा. हम्म 1250, 1250. आंसर में डिविएशन बहुत भयंकर है. पहले 30 लाख कहा था, अभी 1250 कह रहे हो. श्योर? अच्छा, वो गलत ही था, उसको तो हटा ही दो. 1250, 1250 लॉक कर दिया जाए. ओके ओके, चलो 1250 यूनिट्स. ओके, चलो ठीक है, लेट्स सी. जरा सोच के देखते हैं इसके बारे में. सर, मैं जो प्रोडक्ट पे डील कर रहा हूं ना, उस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं 4000 में. 4000 में मैं बेच रहा हूं और मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दिया है 1600. वेरिएबल कॉस्ट इज 1600. यानी हर एक यूनिट बेचने पे आई एम अर्निंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2400 ऑन एवरी यूनिट सोल्ड. ठीक है, चलो 2400 तो मैं कमा रहा हूं. ओके फाइन. अब एक यूनिट बेचा तो 2400 कमाऊंगा. 2 यूनिट बेचा तो 4800 कमाऊंगा. 3 यूनिट बेचा तो 7200, है ना? इतना इतना कमाता हुआ चलूंगा. जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं कंट्रीब्यूशन कमाता हुआ चलूंगा. लेकिन सर,
break even point is that point where we are able to कलेक्ट एवरीथिंग, मतलब मुझे मिनिमम कितना सेल करना पड़ेगा, इतना तो मुझे करना ही करना है ना। तो सर देखो 7,200 कमा के मैं खुश नहीं हूं, आई एम एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। व्हाई आई एम नॉट हैप्पी? सर आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2,50,000 इन अ मंथ, पर मंथ। दे आर आस्किंग अबाउट पर मंथ। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक साल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये पर मंथ है सर, पर मंथ नहीं चलेगा, मुझे इसे पर एनम में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो सर पर एनम फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 2,50,000 इंटू 12, आई थिंक दैट कम्स टू 30 lakhs, है ना, इतना ही आ रहा है। सो सर मुझे साल भर में 30 लाख तो फिक्स्ड कॉस्ट पे करना है सर, तो कम से कम मुझे उतना कंट्रीब्यूशन तो कमाना पड़ेगा कि मैं 30 लाख रुपए पे कर पाऊं। तो सर दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे 30 लाख रुपए का पेमेंट करना है थ्रू आउट द ईयर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, और मैं हर एक यूनिट से 2,400 कमा रहा हूं। सो हाउ मेनी यूनिट्स आई नीड टू सेल टू रिकवर 30 lakhs? So that is my break even point. Fixed cost divided by contribution per unit. Now there are two ways of solving this. One, just mug up the formula and apply the formula, get the answer. जैसा नॉर्मली मैथ्स में हम लोग करते आते हैं, बचपन से यही करते आए हम लोग, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, ठीक है। बट ये मैथ्स नहीं है, दिस इज कॉस्टिंग, है ना। तो कॉस्टिंग में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा एनालिटिकल सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाने के लिए अप्रोच को उस तरह से रखो, डोंट जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, रादर ये देखो कि मैं हर एक यूनिट पे 2,400 कमा रहा हूं, तो मुझे 2,000, 2,400, 2,400, 2,400 करते करते कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि आई एम एटलीस्ट अर्निंग दैट मच दैट आई एम एबल टू पे माई फिक्स्ड कॉस्ट, लाइक माई रेंट। कल जो एग्जाम्पल दिया था याद है सबको, रेंट वाला। तो सर 30 lakhs कमाने के लिए एट द रेट 2,400 ऑन एवरी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स डू आई नीड टू सेल? तो ये है मेरा आंसर। ये कितना आ रहा है फिर? 30 lakhs divided by 2,400. Yes, absolutely correct. You got it right. 1,250. बिल्कुल सही जवाब। 1,250 यूनिट्स इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये मेरे पासिंग यूनिट्स है, कम से कम इतने यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेंगे, इतना अगर नहीं बेचा तो आई विल बी इनटू लॉसेस, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अगर ये समझ में आ गया है, then I am not moving to the next question, लेकिन इसे मैं एक चेंज कर रहा हूं। What will be the break even point for 1 quarter? What will be the break even point for 1 quarter? Now what do you mean by 1 quarter? How many months? 3 months ki 4 months? 1 quarter is equal to 3 months ki 1 quarter is equal to 4 months? Sure? Yes sir, 3 months. It is basically the year divided into 4 parts. So each part is of 3 months, है ना। तो 1 quarter is of 3 months. अब मैं अगर एक क्वार्टर के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कह रहा हूं, निकाल पाओगे? $312 point something, ऐसे कुछ आ रहा है। Okay? Now I'll say that we have two different ways of calculating this. दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, सर 1 quarter यानी 3 months. So if I'm talking about 3 months and the fixed cost is 2,50,000 per month. So for 3 months, for 1 quarter, the fixed cost has to be 2,50,000 into 3. यानी कितना? 7,50,000. ऐसा ही कुछ आ रहा है। So I can apply the same formula. Sir, break even point will be equal to the fixed cost divided by the contribution per unit. So what is the amount of the fixed cost? It is 7,50,000, because now I am calculating the break even point for 1 quarter, right? So 7,50,000 divided by 2,400. So sir 2,400 के हिसाब से 7,50,000 कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? So that's my answer, 7,50,000 divided by 2,400. So the answer comes to 312.5, है ना। ये एक तरह से निकाल सकते हैं और एक तरह से निकाल सकते हैं, सर ये साल भर का ब्रेक इवन पॉइंट था सर। सो इसी को अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, एक क्वार्टर का मिल जाएगा, ईयर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो सीधे सीधे 1,250 डिवाइडेड बाय 4, 312.5। ओके,
Are you getting the answer? All of you? See, try to understand one thing. Costing is a very very conceptual subject, is a very very logical subject. और इस सब्जेक्ट में अगर मैं आपको फॉर्मेट बेस्ड आदत डलवा दूं कि देखो बेटा ऐसा 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 करना पड़ता है, तो वो गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि फॉर्मेट विल नॉट बी सेम एवरीवेयर. द क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट. हर क्वेश्चन अपने आप में अलग हो सकता है. ओके, सो रादर व्हाट आई वांट इज कि हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे ना. हम लोग सबसे पहले ना दिमाग को कंफर्ट जोन में ले जाएंगे. सबसे पहले सोचना सीखेंगे कि मुझे सोचना कैसे है. एक बार हमारा दिमाग उसमें ट्रेन हो गया, देन वी विल लुक एट अ क्वेश्चन एंड द अप्रोच हाउ टू सॉल्व देम. राइट नाउ डोंट लुक एट द फॉर्मेट, डोंट लुक एट द अप्रोच, मतलब रादर आई विल से द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग. जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर. कैसे सोचना है ना. चलो ठीक है, ये हुआ. अब ये हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, तो जरा ध्यान से देखना. कहना ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट पीरियोडिक नेचर का होता है. सर कितने पीरियड का कैलकुलेट कर रहा हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द मिनिमम सेल दैट वी नीड टू मेक. मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे इतना सेल तो करना ही पड़ेगा. तो कितना सेल करना पड़ेगा सर? दैट डिपेंड्स ऑन कितने पीरियड की बात चल रही है. 1 महीने की बात चल रही है, 2 महीने की बात चल रही है, 10 महीने की बात चल रही है, क्या चल रहा है. अब इसी तरह से क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 मंथ का ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 1 मंथ का ब्रेक इवन पॉइंट. आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन. 1 मंथ का ब्रेक इवन पॉइंट 104.1666 समथिंग आ रहा है, राइट? कैसे कैलकुलेट किया 1 मंथ के लिए? अगर 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करना होगा तो 1 मंथ का ही फिक्स कॉस्ट होगी, विच इज 2,50,000. सो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,400. सो ये आ रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट. 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,400, दैट कम्स टू 104.16667, राइट? ओके, लेकिन देखो यहां पर आ रहा है 104.167 और यहां आ रहा था 312.5. अब सीधी सी बात है, वी आर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, है ना. और ये यूनिट्स कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थोड़ी ना है कि पॉइंट्स पे भी चल जाएगा, है ना. सर ये जो यूनिट्स तो अलग यूनिट्स है, और यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो चलिए बताइए इसको कैसे राउंड ऑफ करूं मैं. दो ही हो सकते हैं, या तो 313 करूंगा या तो 312 करूंगा. क्या करूं? 313. चलो, और इधर क्या करूं? ओके, यही आ रहा है दिमाग में. चलो वेरी गुड. अब मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताने जा रहा हूं जो किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगा. देखो बात को समझने की कोशिश करो. आप लोग जो कोर्स करने जा रहे हो यहां पर आप लोग को सिर्फ किताबी नॉलेज से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रैक्टिकली, है ना. क्वेश्चंस उसी तरह से आएंगे, है ना. सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किताबी नॉलेज के अलावा जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी मैं आपको ट्रांसफर कर पाऊं. ठीक है, तो यहां पर एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहा हूं जो किताब में नहीं है. तो क्या कह रहा हूं मैं? अंडरस्टैंड दिस. सर यहां राउंड ऑफ करोगे एज 313 और यहां राउंड ऑफ करोगे एज 105, नॉट 104. यहां राउंडिंग ऑफ का वो रूल नहीं लगेगा आपका कि सर आगे अगर 0.5 या ऊपर का है तो हायर साइड में चले जाओ, और अगर 0.5 के नीचे है तो लोअर साइड में चले जाओ. नो सर, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो. देखो यहां पे देखो 312.5 आया, तो या तो मैं 312 या तो मैं 313 ऐसे बेचूंगा, है ना. अब जरा समझने की कोशिश करो. टेक योर कैलकुलेटर विद यू और मेरे साथ कैलकुलेट करना. सर अगर मैंने 312 बेचे तो 312 में एट द रेट 2400 पर यूनिट कितना कमाऊंगा? 312 इंटू 2400 करके देखो कितना आ रहा है. 312 इंटू 2400, 7,48,800, है ना. मुझे फिक्स कॉस्ट कितना पे करना था? 7,50,000. डिड यू अर्न 7,50,000? You didn't earn 7,50,000. You earned 7,48,800. You earned 1,200 less. तो आपके बिजनेस से आपने पूरा नहीं कमाया, आपको अपनी जेब से 1,200 रुपए देने पड़ेंगे. You're getting me? तो सर मैं ये क्यों बेचूं? मैं टारगेट ही हाई रखूंगा, राइट. तो सर टारगेट हाई रखूंगा मतलब 313 अगर बेचूंगा तो 313 इंटू 2,400 करो, देखो क्या आ रहा है.
7,51,200. So when you have a choice of earning 1,200 less or 1,200 more, sir, business में I will always choose for 1,200 more. मैं कभी भी कम कमाना नहीं चाहूंगा. So when it comes to fixing the target, I will never ever set it to the lower side. I will always set it to the higher side. Let's do it again here. Okay? देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी थे, या तो मैं इसे 104 मानता या तो 105 मानता. चलो अगर 104 मान रहा हूं, ये 1 मंथ का था, है ना, तो जरा देखो 104 इंटू 2,400, सॉरी, कितना कमा रहा हूं मैं? वन 104 इंटू 2,400, 2,49,600 ही कमा रहा हूं, जबकि मुझे चाहिए 2,50,000. चलेगा नहीं सर, मैं 400 कम कमा रहा हूं. नहीं चलेगा, मुझे पूरे 2.5 लाख पे करने के लायक सेल करने पड़ेंगे. तो सर आई विल राउंड इट ऑफ टू 205, सॉरी 105. तो 105 इंटू 2,400 करके देखो. 105 इंटू 2,400, 2,52,000. सर 2,000 ज्यादा आया जेब में, लेकिन ठीक है, कम से कम मैं 2.5 लाख देने के हालत में तो आ गया. सो दिस इज नॉट रिटन इन बुक्स. ये किसी किताब में नहीं लिखा है. इनफैक्ट किताबों में तो आपको ये भी नजर आएगा कि इस 104.167 को 104 में राउंड ऑफ कर दिया. ये भी नजर आ जाएगा आपको किताबों में. लेकिन दिस इज नॉट practical. We should never round it off to the lower side, because in that case we are unable to recover whole of the fixed cost. So always, even if the decimals is in 0.1, 0.2, always round it off to the higher side. ठीक है, चलो, तो ये एक सीख लिया हम लोगों ने यहाँ पे. आप आ जाते हैं यहाँ पे वापस. तो हम लोगों ने सबसे पहले VCR कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने PVR कैलकुलेट कर लिया, और अभी अभी हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लिया फॉर अ ईयर, है ना. ये हमारे दिमाग में जा चुका है. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में. अगला पार्ट मुझे कह रहा है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है प्रॉफिट. अगर 3,400 यूनिट्स आर सोल्ड इन अ ईयर, अगर मैंने 3,400 यूनिट्स बेच दिया इन अ ईयर, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? $81 लाख 60,000. $51,60,000. Okay. I just don't want to rush. आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, सीखना है. चलिए, सबने सोच लिया. मैं एक बार यहां पे इस कैलकुलेशन को दो तरीके से करूंगा. एक डिटेल्ड कैलकुलेशन, ताकि पूरी तरह से तसल्ली हो जाए, और उसके बाद उसका शॉर्टकट वर्जन. ठीक है, चलो एक बार देखते हैं. सर कितना यूनिट्स का है इन्होंने? 3,400 यूनिट्स. ओके, तो 3,400 यूनिट्स का सेल्स कितना होगा? कैन आई से at the rate 4,000 per unit, that was the selling price. So let's calculate.
3,400 into 4,000, this will be my sales. So ये आ जा रहा है 1,36,00,000, है ना, ये आ गया मेरा सेल्स. ओके, अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज एट द रेट 1,600 पर यूनिट, है ना. सो वेरिएबल कॉस्ट होगा 3,400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1,600, तो ये आ जाता है 54,40,000. ओके, hence I will earn a contribution of 1,36,00,000. तो मैंने ज्यादा लिख दिया. 1,36,00,000, yes, माइनस 54,40,000. अगर ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है 81,60,000. ठीक है, ये आ गया. ऑल्टरनेटिवली मैं एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं. सर कंट्रीब्यूशन इज 2,400 पर यूनिट, तो सर कहने से 3,400 इंटू 2,400, 3,400 यूनिट्स पे 2,400 के हिसाब से आई विल अर्न 81,60,000. ऐसे भी निकाला जा सकता है 3,400 इंटू 2,400, है ना. अब इसमें से मैं माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट. सर फिक्स्ड कॉस्ट है 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख पर मंथ है, और मुझे कहा गया है कि 3,400 यूनिट्स हम बेच रहे इन द होल ईयर. तो सर फिक्स्ड कॉस्ट एक महीने का लूंगा क्या? नहीं ना, साल भर का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आई नीड टू टेक द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द होल ईयर. सो इट विल बी 2,50,000 into 12. So that comes to 30 lakhs. है ना? So sir, what is my profit then? The profit is 51,60,000. Okay? तो ये मैंने डिटेल कैलकुलेशन किया, लेकिन इसी कैलकुलेशन के साथ साथ इसका डायरेक्ट आंसर भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. कैसे आ जाना चाहिए? सर सिंपल है, आई कैन डायरेक्टली गेट द कंट्रीब्यूशन. कैसे? 3,400 मल्टीप्लाइड बाय 2,400, है ना. ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. नो सीरी, आई डिडंट कॉल यू, प्लीज बाय बाय. ये सीरी आ जाती है यार बीच बीच में. अरे नहीं नहीं, आई डिडंट कॉल यू, प्लीज 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 गो बैक. भाई नाम भी नहीं लेना है भैया, तुम लोग भी मत लेना कोई. हाँ चलो ठीक है. हाँ तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन. हाँ तो फिक्स कॉस्ट में बस ये ध्यान रखना है आपको कि फिक्स कॉस्ट हैज टू बी फॉर द डिफाइंड पीरियड. नाउ दिस इज फॉर द होल ईयर, सो सर दिस हैज टू बी 30 lakhs. सो सर मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं. कैसे? सर 3,400 इंटू 2,400 आ गया साडा कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन विच इसमें से 30 लाख माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट. दैट्स इट, वी गॉट द आंसर 51,60,000, है ना. सर कहना ऐसे कि मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई किया विद द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन आई गॉट द कंट्रीब्यूशन. और इसमें से जैसे ही मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, आई गॉट माय प्रॉफिट. करेक्ट है क्या? सर हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करते हुए चल रहे हैं. ऐसे फॉर्मूलेज आपको मॉड्यूल में अलग अलग जगह पे लिखे हुए दिखेंगे. तो ये जो फॉर्मूलेज है वी आर डिराइविंग इट. सर यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सीपीयू, आई गॉट अ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, आई गॉट माय प्रॉफिट. ठीक है, ओके, डोंट वरी, फॉर्मूले सब एक जगह पे लिखवाऊंगा अभी आपसे भी थोड़ी ही देर में. ठीक है, हाँ जी, ओके, लेट्स कम बैक. तो ये तो आ गया सर. अब इसी तरह से ये वाला आंसर भी आना चाहिए आपका. निकालो अभी नेक्स्ट वाला. प्रॉफिट इज 5,000 यूनिट्स आर सोल्ड इन अ ईयर. एग्जैक्टली सिमिलर. ओके, पहले ही निकाल लिया, वेरी गुड. इसको छुपाना पड़ेगा लगता है. अच्छा वो भी आ गया आंसर. वाह, अब तो पूरा अभी अभी छुपा ही रखूंगा मैं सारे क्वेश्चंस. देखो एक बात याद रखना, मैंने पहले दिन ही कहा था कि आपको काफी हद तक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस मिलेंगे यहाँ पे, है ना. तो एक बात याद रखो, जब मुझे पता है
कि मैथ्स से मेरा सामना होने ही वाला है, तो मैथ्स का डर अपने ऊपर हावी होने देने की जगह मैथ्स से दोस्ती कर लो, क्योंकि ये बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है। दिस इज जस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रेशियो परसेंटेज, यही है, नथिंग एल्स, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि ऐसे चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। तो मैथ्स का डर अगर अपने दिमाग में हावी कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। तो आप मैथ्स के डर को हावी मत होने दो, उल्टा मैथ्स से दोस्ती कर दो, ये मेरा दोस्त है ना, एंड लेट्स गो अहेड विद इट। ओके, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो घबराओ मत, कोशिश करो, ठीक है। चलो तो देखते हैं सर, फिर से मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। 5000 यूनिट्स पे इनटू 2400, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा फॉर द ईयर। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है सर, 30 लाख, तो यहां से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। सो व्हाट हैज टू बी माय प्रॉफिट, 5000 इंटू 2400 माइनस 30 लाख। सो 90 लाख आंसर आ रहा है, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 90 lakhs. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18 lakhs। आपको 18 lakhs कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। ओके, चलो भाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था, है ना। चलो एक बार देखते हैं, मैं एक फ्रेश पेज ऐसे ले लेता हूं। चलो ठीक है सर, ये मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको कि मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है, 18 lakhs। अच्छा, प्रॉफिट इतना कमाना है, उसके लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, है ना। ओके, सो प्रॉफिट कमाने के लिए कहने से कि फिक्स कॉस्ट भी तो पहले कमाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना। तो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट तो 30 lakhs है ना। तो सर फिक्स कॉस्ट अगर 30 lakhs है और प्रॉफिट मुझे 18 lakhs चाहिए, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना कमाना होगा, मुझे कंट्रीब्यूशन कमाना होगा पूरे 48 lakhs, right? So if my contribution is 48 lakhs and I know that the PVR is 60%, contribution is 60% of sales, then what should be the sales? It should be 48 lakhs divided by 60%. So sales should be 80 lakhs. Got it? चलो बढ़िया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ठीक है, कोशिश करो। हम्म, ओके, वेरी गुड। सर मुझे प्रॉफिट 37,20,000 कमाना है, तो वही अप्रोच से मुझे अगर जाना है तो 37,20,000 कमाने के लिए पहले तो फिक्स कॉस्ट कमाना होगा 30 lakhs। सो माय कंट्रीब्यूशन शुड बी 67,20,000, 37,20,000 प्लस 30 lakhs, है ना, 67,20,000। तो 67,20,000 डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन का रेशियो पीवीआर, आई विल गेट माय सेल्स, राइट। आ गया सबका आंसर, 67,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6। वेरी गुड। चलो सर, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, है ना। तो अब तक कहने से कि हम लोग वही चीजें देख रहे हैं जो कल हम लोगों ने देखा था। वी डिडंट लुक एट एनीथिंग न्यू टिल नाउ, ओके। लेकिन अब एक स्टेप ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सी, sales required to earn a profit after tax of 26,04,000 in a year, assuming a tax rate of 30%. ओके, ऑल राइट, चलो ठीक है सर, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, ये जो मैंने यहां ऐसा टी बनाया था, इसमें मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया था, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया।
अब इस कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट पे कर दिया तो मुझे प्रॉफिट मिल गया, लेकिन सर मैंने अभी तक टैक्स तो कंसीडर ही नहीं किया. सो कैन आई से दिस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स? कैन आई से सो? अब मैं एक और टी बना देता हूं. सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स रेट अप्लाई होगा, वॉट एवर इज द टैक्स रेट, और उतना मुझे भरना होगा टैक्स. सो उसके बाद जो बचा इसी को शायद मैं कहूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. करेक्ट? ओके. अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मुझे और थोड़ा आगे जाने के लिए कहा है. उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी 26,04,000. अच्छा, सो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी 26,04,000, इसके लिए मुझे कितना सेल कमाना होगा, ये पूछा है अभी. ओके. और मुझे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, मुझे क्वेश्चन में दे दिया है कि टैक्स रेट इज 30%. ओके. सो मैं यहां पे फॉर्मूला बता सकता हूं, आप फॉर्मूला मगअप कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक बार सोच के देखें. सर इस पीबीटी का ये 30% है, तो इस पीबीटी का ये कितना होना चाहिए फिर? अगर पीबीटी का 30% टैक्स है तो पीएटी पीबीटी का कितना परसेंट होना चाहिए? 70%. अरे सीधी सी बात है ना भाई, इसका 30% ये है तो बचा 70% ये है. आया क्या दिमाग में? सो 26,04,000 शुड बी 70% ऑफ पीबीटी. तो सर अगर पीबीटी का 70% इज पीएटी, then PBT should be equal to PAT divided by 70%. Can I say so? या इसी को मैं 0.7 भी लिख सकता हूं. करके देखो, देखो क्या आ रहा है. टेल मी द पीबीटी. 37,20,000, राइट? सो सर मेरा पीबीटी आना चाहिए 37,20,000. ओके. अब इसके आगे का जर्नी आपको पता है, एंड इनफैक्ट इट इज द सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा हुआ है ना? तो पॉइंट नंबर 6 में मैंने सिर्फ टैक्स रेट एडिशनली ऐड कर दिया है ना, तो उसकी मदद से अभी आपको कैलकुलेट करना है. मैं आपको बता भी देता हूं, हाउ विल यू गेट पीबीटी फ्रॉम पीएटी? तो उसका जवाब है पीएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. ऐसे निकाला जाता है, पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. लेकिन अगर लॉजिकली आप देखो, सो टैक्स रेट इज 0.3, सो 1 माइनस 0.3 करोगे तो क्या बचा? 0.7. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? पैट डिवाइडेड बाय 0.7. शायद अभी अभी आपने वही किया हुआ है, राइट? श्योर, मैं फिर से बताता हूं. यस, ये मैं फिर से बता रहा हूं तुमको, देखो कैसा है. जैसे मैंने अभी अभी यहां पे क्या कहा कि हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, वी गेट अ कंट्रीब्यूशन, राइट? फिर उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, मुझे मिलता है पीबीटी. अब ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स कंसिडर किए बगैर है, सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और मैंने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहां लिख दिया. इसमें से मैंने जैसे टैक्स माइनस किया तो जो बचा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके. अब प्रॉफिट का अगर 30% टैक्स है, किसका? प्रॉफिट का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. अगर 30% टैक्स है तो बचा हुआ प्रॉफिट हैज टू बी 70%. तो मैंने वही आपको कहा कि सर अगर ये 26,04,000 इज 70% ऑफ पीबीटी, तो पीबीटी कितना होना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 70%, है ना? तो वही हमने किया, डिवाइडेड बाय 70% या डिवाइडेड बाय 0.7. इससे मुझे मिल गया पीबीटी. ओके, आ गया आंसर? चलो, तो आज कुछ तो नया सीखा हम लोगों ने, है ना? अब ये जो नया सीखा इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं. अब आपको मुझे सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है? सर देखिए, अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि वीसीआर इज 80%, वीसीआर इज 80%, फिक्स्ड कॉस्ट इज सपोज 15 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट इज 15 lakhs, ठीक है?
कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहता है सपोज 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, और टैक्स रेट इज सपोज 25%, ठीक है। ये 4 डिटेल्स मैंने आपको दे दिए। अब कंपनी अगर 5 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इनको कितना सेल करना पड़ेगा, ये आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। गो फॉर इट, लेट्स सी। हम्म 1,08,33,335, ओके। चलो ठीक है, करो मैं सॉल्व एक बार। चलो, मुझे पैट चाहिए 5 लाख, ठीक है। अब मुझे पीबीटी पे पहले पहुंचना होगा। कैसे पहुंचूंगा? मुझे टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%। इफ टैक्स इज 25%, पैट हैज टू बी 75%। सो 5 लाख इज 75%। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 75% करूंगा तो मुझे पीबीटी मिल जाएगा। सो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75, सो मेरा पीबीटी आ गया 6,66,667, करेक्ट। सो इफ माय पीबीटी is 6,66,667 and fixed cost is 15 lakhs. Fixed cost is 15 lakhs. So this means my contribution should be 21,66,667, right? So if contribution is 21,66,667, which is, sir, if VCR is 80%, contribution has to be 20%. So 21 lakh 66,667 डिवाइडेड बाय 20% या 0.2, ये मुझे बता देगा व्हाट शुड बी माय सेल्स। सो अगर मैं पूरे डेसिमल्स को एज इट इज लू, देन माय सेल्स कम्स टू 1,08,33,333। आई विल मेक इट 334, ठीक है। शुड आई मेक इट एज 334 और 333? वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। सर कैसे? अनदर लॉजिकल पॉइंट, ध्यान से सुनना। सपोज कि आपको मैं ऐसा कहता हूं कि सेलिंग प्राइस इज 10,
selling price is 10 रुपए प्रति यूनिट. If selling price is 10, then do you think that sales ऐसा कुछ आएगा 333 या 334? आ ही नहीं सकता. समझ रहे हो बात को? अगर selling price is 10, then the sale value has to be in multiples of 10. समझ रहे हो? तो आपको ये जो राउंड ऑफ करना है, इसे कैसे राउंड ऑफ करना है इन दैट केस? इन मल्टीपल्स ऑफ 10. तो यहां पे अगर 334 आ रहा है तो मैं उसे 10 के या तो 30 करूंगा या तो 40 करूंगा. समझे बात को? एंड अगेन द सेम थिंग. Why should I earn less? It's business. I should always earn more. So कभी भी राउंड ऑफ करना है तो हायर साइड में. हायर साइड में मतलब you will take it as 340. But this is only if you take all the digits here. Suppose कि आपने इसे 21,66,667 ऐसा ही लिया है. तो सॉरी हाँ 21,66,667 divided by 0.2 अगर मैं करूंगा, in that case the answer comes to 1,08,33,335. ठीक है. नाउ 35 को तो एज इट इज रखा जा सकता है. ये राउंडिंग ऑफ की नौबत तब ही आएगी अगर मान के चलो आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. अब यहीं पे सेलिंग प्राइस अगर 100 होता तो मैं मल्टीपल्स ऑफ 100 राउंड ऑफ करता. अगर सेलिंग प्राइस 50 होता तो मैं मल्टीपल्स ऑफ 50 में राउंड ऑफ करता. ओके. ये सब बातें किताबों में नहीं लिखे रहते हैं. हाँ, this is not something that you will find in the books, but this is to be understood. This is something that comes under the category of common sense, which is not very common. Okay, all right. तो अभी तक हम लोगों ने जस्ट एक बार ब्रशअप किया अबाउट वॉट एवर वी लर्न yesterday and we learned a lot of things. and अब हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक मैटर. एंड व्हाट इज द मैटर? सर सीखते तो जा रहे, देखते तो जा रहे, सॉल्व तो करते जा रहे, लेकिन भूलते भी जा रहे. सर यहां ना फीफो लग रहा है. फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना. जैसे जैसे पहले पहले पढ़ रहा हो भूलते जा रहा हो, है ना. अब देखो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ लोग फीफो बेसिस से भूलते हैं, जो पहले पढ़ा वो पहले भूलते हैं. कुछ लोग लीफो बेसिस से भूलते हैं. सर पहले वाला याद है, अभी वाला भूल गए. और कुछ लोग एवरेज बेसिस से सब भूलते रहते हैं. ठीक है. तो देखो भाई यहां पर अभी आपको भूलना नहीं है, आपको चीजों को याद रखना है. इसलिए हम लोग एक एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज दिस एक्सरसाइज? आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ के लिस्ट. एक पेज में हो जाएगा ये. ऐसा हेडिंग दे दो, के लिस्ट. एक पेज में हो जाएगा. हेडिंग दे दो. ठीक है. और उसके अगले पेज में आप बनाओगे एफ लिस्ट. ओके. के लिस्ट, एफ लिस्ट. ठीक है. चलो ठीक है. लेट्स कम बैक हियर. सर के लिस्ट, के लिस्ट यानी assumed to be constant. भाई हर थ्योरी कुछ असम्पशन पे बेस्ड होता है. तो ये सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं ये भी कुछ असम्पशंस पे बेस्ड है. और वही असम्पशंस कुछ चीजों को कांस्टेंट मानते हुए आगे बढ़ता है. तो वो क्या है वही हम लोग यहां पे लिख रहे हैं. तो सर यहां पे लिस्ट लिख लेता है. नंबर 1 राइट डाउन देयर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. ये अज्यूम किया जाता है कि कांस्टेंट होगा. अगर मान लो ये बदला तो मेरे एनालिसिस में सब बदल जाएगा. ठीक है. मैंने सेल्स नहीं कहा, हाँ? मैंने कहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ओके. दिस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. ये बदला तो सब कुछ बदल जाएगा. नंबर 2 राइट डाउन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये दोनों को मैं हमेशा अज्यूम करूंगा कि ये कांस्टेंट है. इन दोनों में से किसी में भी अगर चेंज आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा. ठीक है. वैसे नीडलेस टू राइट, लेकिन तीसरा लिख ही देते हैं. सर अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज आल्सो कांस्टेंट. करेक्ट. अरे भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन दोनों का ही तो डिफरेंस है, बैलेंस है ना. चौथा, फिक्स्ड कॉस्ट पर पीरियड. ये पर यूनिट नहीं है, ये पर पीरियड कांस्टेंट होगा. फॉर अ डिफाइंड पीरियड लाइक पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम,
जो भी फिक्स कॉस्ट है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर ये बदल गया तो मेरा एनालिसिस बदल जाएगा। ठीक है। नंबर 5, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज एग्जैक्टली लाइक माई पासिंग सेल्स। अरे भाई जरा सोच के देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारा एग्जाम दे रहे हैं, हमारा पासिंग मार्क्स इज 40%, है ना। अब अगर इंस्टीट्यूट ने अचानक से ऐसा कह दिया कि पासिंग मार्क्स विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो कि हम बताएंगे आपको, आप एग्जाम दे दो उसके बाद बताएंगे आपको कितना पासिंग मार्क्स है। अरे भाई अगर ऐसा हो गया तब तो हड़ताल कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सर इसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट भी कांस्टेंट ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं बार बार। और वैसे भी जरा ध्यान से देखो, ब्रेक इवन पॉइंट के जो एलिमेंट्स है वो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड सीपीयू, है ना। सर कहना है कि ब्रेक इवन पॉइंट ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो रिजल्ट भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है। नंबर 6, राइट ऑन, पीवीआर। चाहे कुछ हो जाए, चाहे वॉल्यूम में 1000 यूनिट बेचो, 2000 बेचो, 10,000 बेचो, 50,000 बेचो, 1 लाख बेचो, 10 लाख बेचो, अरे 1000 लाख बेचो, डजंट मैटर सर, द पीवीआर always will remain constant. What is PVR? It is the ratio of contribution to sales, जो कि हम लोगों ने assume करके रखा है कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है तो PVR will also always remain constant। ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में ये कांस्टेंट रहेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे एनालिसिस के लिए, हमारे कंक्लूजन्स के लिए हमारा अजम्पशन है कि ये कांस्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन में दे कैन आस्क अस दैट सपोज कि ये चेंज हुआ तो उस चेंज का इंपैक्ट क्या होगा। दे कैन आस्क अस सच क्वेश्चंस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आएंगे उसमें हम लोग। चलो नंबर 7, वीसीआर। ठीक है, पीवीआर वीसीआर दोनों हमेशा कांस्टेंट होंगे। गॉट इट? ओके सर। चलो ये हम लोगों ने क्या लिख लिया, के लिस्ट। ओके, अब हम लिखने जा रहे हैं एफ लिस्ट। एफ लिस्ट इज नथिंग बट अ फॉर्मूले लिस्ट। ठीक है, यहां वन बाय वन जो भी हम लोगों ने सीखा वो सब लिखते हुए चलेंगे। we won't be dependent on any book or the module or anything कि भाई वहां पे लिखा है इसलिए मुझे वो याद रखना पड़ेगा। यहां हम वो सारे फॉर्मूलेस लिखेंगे जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है और हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है ना। जरा शुरू करते हैं लिखना, है ना। चलो एक एक करके लिखते हैं। वो पहला वाला टी याद है सबको? पहला वाला टी, उस पर 3 फॉर्मूले बनाए थे हम लोगों ने। क्या 3 फॉर्मूले थे सर? मेरे ख्याल से पहला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, दूसरा था सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट, एंड तीसरा वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज सेल्स। कुछ याद आ रहा है? इसी तरह से चौथा हम लोगों ने क्या लिखा था? अब वो दूसरा वाला टी याद करो, क्या था? इधर कंट्रीब्यूशन, इधर फिक्स्ड कॉस्ट, इधर प्रॉफिट। क्या क्या लिखूं मैं फिर? contribution minus fixed cost is equal to profit. Okay, number 5, contribution minus profit is equal to fixed cost. Number 6, fixed cost plus profit is equal to contribution. Okay, sir, can I also say that sales minus total cost is profit? चलेगा क्या? Sales minus total cost is also profit, है ना? Okay, number 8, यहां मैं अगर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट को ही मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी नंबर 9, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। चलेगा क्या?
ये माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, हाँ चलेगा ये? लिखते जाओ। अब ये जो आपने यहां लिखा है इसकी मदद से मुझे सेल्स का फॉर्मूला बना के दोगे आप लोग? सेल्स शुड बी इक्वल टू variable cost plus fixed cost minus profit. So you want to say that total cost minus profit is sales. Total cost minus profit. No. हाँ, आराम से आराम से। सिंपल, ये माइनस में है ये भी माइनस में, इनको उस तरफ पुश कर दो। क्या करोगे फिर? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। राइट? सर ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन है। कुछ समझे क्या? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज सेल्स। ठीक है? नंबर 11 राइट ऑन। VCR is वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। अब इसके दो और वर्जन्स। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय VCR एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू VCR। देन PVR is equal to contribution divided by sales. So number 15 and number 16 क्या क्या होंगे? Sales is equal to contribution divided by PVR. Contribution is equal to sales multiplied by PVR. बात को समझो। मॉड्यूल में लिमिटेड फॉर्मूलेस दिए हुए हैं लेकिन हम हर वैरायटी ऑफ फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। एटलीस्ट हमारे दिमाग से एक बार तो गुजरे सारे फॉर्मूलेस, है ना? चलो यहां तक हो गया। नंबर 17 BEP in units, break even point in units is equal to fixed cost divided by contribution per unit. अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कैन यू फ्रेम फॉर्मूला नंबर 18 एंड 19? If BP in units is equal to fixed cost divided by contribution per unit, can you tell me how can I get a fixed cost and how can I get a CPU? Derive the formula. हाँ जी, fixed cost is equal to ये यहां पे न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है।
फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू yes BEP in units multiplied by CPU. बीपी के बाजू में यूनिट जरूर लिखना, ठीक है। और इसी तरह से सीपीयू कैसे निकालोगे आप? यस, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इन यूनिट्स। ठीक है। अब हम लोग ये सब क्यों लिख रहे हैं? ये सब तो वैसे भी हमारे दिमाग में आ जाता है, ये आ तो जाता है, लेकिन अगर लिखा हुआ रहे तो इसके चक्कर में हम लोग ये लिखने के चक्कर में जो दिमाग लगा ले रहे हैं ना, वो काम में आएगा। ओके, इसलिए ये लिख पा रहा हूं आपसे। ओके, चलो यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेज डिराइव किए। ओके, यहां तक तो देखा, इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ और फॉर्मूलेज डिराइव किए थे। नंबर 20। ओके, चलो आ जाते हैं सर। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर सपोज मुझे सेल्स दिया है, ठीक है, तो सेल्स से प्रॉफिट तक कैसे पहुंचूंगा? अब जरा सोच के देखो, दो बातें हो सकती है। अगर मुझे सेल्स दिया है इन रुपीज, मुझे सेल्स दिया है इन रुपीज, तो मैं पहले सेल्स से जंप करके आऊंगा टू कंट्रीब्यूशन। नाउ हाउ विल आई गेट द कंट्रीब्यूशन? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर, ऐसे ही कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही कंट्रीब्यूशन मिल गया, नाउ आई जस्ट नीड टू रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम इट, दैट्स इट, आई गॉट माय प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मुझे वही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर मान लो मुझे सेल्स दिया है इन यूनिट्स, सेल्स दिया है इन यूनिट्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि मुझे 5000 यूनिट्स बेचना है, 3400 यूनिट्स बेचना है, तो सर अगर यूनिट्स में दिया है तो भी क्या मैं पीवीआर से मल्टीप्लाई करूंगा? सोचो जरा लॉजिक। अगर यूनिट्स दिया हुआ है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम लोग? नहीं। इन दैट केस आई शुड मल्टीप्लाई दैट विद द सीपीयू। यहां यूनिट्स दिया है सर, यूनिट्स को जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो इफ द सेल्स इज गिवन इन रुपीज, मुझे रेशियो से मल्टीप्लाई करना है टू गेट अ कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मुझे सेलिंग यूनिट्स दिया हुआ है तो यूनिट्स नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इससे मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन में से आई विल रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट टू गेट माय प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब इसी तरह से हम लोगों ने सेल्स कैसे पहुंचना है, सेल्स तक कैसे पहुंचना है, चलो ये भी सोच के देखते हैं। सर मुझे सेल्स तक पहुंचना है और मुझे एक प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, है ना? तो चलो सर ये प्रॉफिट से सेल्स तक कैसे पहुंचते थे? कुछ याद करो। प्रॉफिट में शायद मैं ऐड करता था फिक्स्ड कॉस्ट, इससे मिल जा रहा था कंट्रीब्यूशन। फिर उस कंट्रीब्यूशन को जब मैं पीवीआर से डिवाइड करता था, कंट्रीब्यूशन के रेशियो से, सो मुझे मिल जाता था सेल्स। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सेल्स इन रुपीज, हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? प्रॉफिट, whatever profit is given to us, whatever the client wishes to earn, वो प्रॉफिट में मैं फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा एंड आई विल डिवाइड इट बाय पीवीआर, आई विल गेट माय सेल्स इन रुपीज। ठीक है, और वहीं पे अगर मान लो मुझे सेल्स के यूनिट्स पूछे जाते हैं, तो सर बहुत सिंपल सा चीज है, जब रुपीज में चाहिए रेशियो यूज करो, और जब यूनिट्स में चाहिए पर यूनिट अमाउंट यूज करो। मतलब सर यहां पर भी प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, आई नीड टू डिवाइड इट नॉट बाय रेशियो नाउ,
नॉट बाय पीवीआर. व्हाई नॉट बाय पीवीआर? क्योंकि आई वांट अ सेलिंग यूनिट्स, आई डोंट वांट अ सेल्स वैल्यू. तो अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखो. न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन. सो कंट्रीब्यूशन को आई विल डिवाइड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. टोटल कंट्रीब्यूशन को जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द यूनिट्स. कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो दिस इज द सेल्स इन यूनिट्स. ठीक है. चलो यहां तक सबका आंसर आ गया. सब लोग आंसर मतलब सब लोगों ने लिख लिया. ठीक है. कंफर्टेबल टिल हियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. थक गए हो क्या? काफी सारा दिमाग लगाने के लिए कहा, थक गए हो? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी. एक लास्ट चीज बताता हूं, एक लास्ट चीज एंड देन विल स्टॉप. ठीक है. एक लास्ट चीज, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट. दिस इज वन लास्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग. ठीक है. मैंने अभी अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ बताया था. ठीक है. तो इसका एक थियरी डिस्कस कर रहा हूं, दैट्स इट. उससे ज्यादा और कुछ नहीं. ये थियरी को लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दो बातें हो जाएंगी, या तो पढ़ना हो जाएगा या तो नींद अच्छी आएगी. ठीक है. चल तो देखते हैं. मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं. उई, ग्राफ आ गया है ना. ओके, तो ग्राफ में मैं इधर ले रहा हूं रुपीस और यहां ले रहा हूं यूनिट्स. ओके, चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं. अब थोड़ा इकोनॉमिक्स याद करो. ठीक है. एक एक करके देखते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है ना. सो फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल, नॉट पर यूनिट. हाँ, इन टोटल कहना ऐसे यूनिट्स में कोई भी चेंज होता रहे, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. सो फिक्स्ड कॉस्ट का जो लाइन होगा कहना ऐसे विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये है फिक्स्ड कॉस्ट. करेक्ट. ओके. अब इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो कहना ऐसे वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट्स पे 0 होगा सर, और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा. सो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का लाइन लूं तो ये कुछ हद तक कैसे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा. दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट. करेक्ट. सो हेंस इफ आई टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट, सो मेरा टोटल कॉस्ट आई थिंक सर इवन इफ द यूनिट्स इज 0, कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वो फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन, है ना, और फिर वो बढ़ता जाएगा. कैसे बढ़ता जाएगा सर? फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट. कैन आई से सो? है ना. तो जरा ध्यान से देखो, मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, पैरेलल टू द वेरिएबल कॉस्ट लाइन. ओके, चलो ठीक है सर. अब जाहिर से बात है, मैं सेल जब करूंगा कम से कम वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा में ही करूंगा, है ना. अनलेस एंड अनटिल मजबूरी आ जाए, बहुत ही बुरी तरह का कंपटीशन फेस करना पड़े, या पैंडेमिक आ गया, तो अलग बात है सर. लेकिन अदरवाइज अगर बिजनेस सब स्थिति नॉर्मल है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट से तो ऊपर में बेचूंगा. सो सेल्स हैज टू बी अबव द वेरिएबल कॉस्ट लाइन, लेकिन पहले एक दो यूनिट में ही फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होता. तो सर ये धीरे से ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा. ये है मेरा सेल्स. ठीक है. अब हमें दिमाग धोखा देता है कि सर सेल्स वाला लाइन जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट को कट कर रहा है ना, वही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा. नो, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे मैंने इनफ कंट्रीब्यूशन कमाया ताकि मैं फिक्स कॉस्ट पे कर पाऊं. ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन का मतलब याद रखना, ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज कंट्रीब्यूशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर सेल्स वाला लाइन इज कटिंग द टोटल कॉस्ट वाला लाइन. ठीक है. तो ये जो लाइन है, ये इधर वो पॉइंट पे जो यूनिट्स आ रहा है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी ब्रेक इवन पॉइंट को मैं चाहूं तो रुपीस में भी कैलकुलेट कर सकता हूं. ये जो इधर जो लाइन आ रहा है, ये जो रुपीस में जहां पर भी आ रहा है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस. तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आज का की टेक अवे जो ध्यान में रखना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेल्स. वो सेल्स जितना अचीव करने पे
we are able to recover all our cost. Now that sales can be defined in units, that sales can be defined in rupees. ठीक है, ये समझे बात को, क्या हुआ यहां पे? ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप लोग ना यहां पर ये जो दिख रहा है ना यहां पे, ये टोटल कॉस्ट और ये सेल्स, ये एक एंगल दिख रहा है आपको यहां पे, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन सा एंगल को? ये इधर वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ध्यान में रखोगे इस बात को. चलो इसको कॉपी कर लोगे आप लोग. ये भले ही बुक में लिखा हुआ है बट स्टिल एक बार तो बनाना बनता है. ठीक है, तो बना लो इसको जल्दी से और कोशिश करो कि जितना हो सके अपने दम पे बनाओ, बिना देखे. ठीक है, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे. इससे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हम लोग आज. ओके, डन. ऑल गुड, चलो बढ़िया. ठीक है, तो आज हम लोगों ने मेनली जो देखा उस पर प्रैक्टिस से किया. आज हम लोगों ने कुछ खास नया नहीं सीखा, जस्ट प्रैक्टिस किया. लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि जो हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस, वी आर नॉट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट, वी आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंट इन इट, राइट? सो हेंस हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते हुए भी चलना पड़ेगा. ओके, यस. सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे. अब थक गए हो डेफिनेटली, क्योंकि काफी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी. हम लोगों ने अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है ना? लॉजिकल टॉपिक है तो लॉजिकल टॉपिक में तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा ही, लेकिन आई होप कि मजा आया. यस, कैसा है मार्जिनल कॉस्टिंग? इंटरेस्टिंग है कि सर बहुत ही बोरिंग है सर? क्या है, मजेदार है और काम का लग रहा है? यस, तो धीरे धीरे हौले हौले हम लोग और आगे बढ़ेंगे. आज हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूलेस कुछ कुछ चीजें लिख लिए. प्लीज नोट कि वो जो फॉर्मूले का जो लिस्ट आपने बनाया है वहां जगह छोड़ना. आगे चल के जो भी रजिस्टर में आपको लिखना है ना, कम से कम वहां पे एक दो पेज और छोड़ देना, क्योंकि और फॉर्मूलेस डिराइव करने वाले अभी हम लोग. ठीक है, और वो सारे हमें एफ लिस्ट में चाहिए. सो एक के लिस्ट और एफ लिस्ट हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, ताकि कभी भी रिवीजन के वक्त काम में आ सके. ठीक है, चलो, दैट्स इट. सो not anymore today. That's it. We will stop now or we will continue back tomorrow. ठीक है?